वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जियोग्राफी की क्लास में आज सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जियोग्राफी में आज हम बीए तृतीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए चर्चा करने वाले हैं। और आपके लगातार कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर जी जियोग्राफी का भी मॉडल पेपर दीजिए लिखित वाला। इससे पहले एक लिखित मॉडल पेपर ऑलरेडी मैं पहले से ही दे चुका हूँ, जो कि आप लोगों ने देखा। और दो महासंग्राम वीडियोज़ यानी दो पार्ट है महासंग्राम वीडियोज़ के, उसको भी आप लोगों ने देखा होगा और आपके समझ में भी आए होंगी तमाम सारे चीज़ें जो मैंने बताई थी। तो वहीं से आपके प्रश्न आने वाले, तो महासंग्राम वीडियो और लिखित वाला मॉडल पेपर देख लीजिएगा। और यह मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है, तो इसको भी देख लीजिएगा। ओके, यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम प्रारंभ करते कक्षा को बिना समय गवाए हुए आसानी से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। जियोग्राफी बीए थर्ड सेमेस्टर मॉडल पेपर 2023 का है। पर्यावरण, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन, ठीक है, यानी इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज आपको पढ़ना है थर्ड सेमेस्टर में बीए में, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य है। खंड आ से 50 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है। तो आपका यूनिवर्सिटी चाहे जो इस भी विश्वविद्यालय से आप संबंधित हैं, यानी किसी भी विश्वविद्यालय से एफिलेटेड कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए यह लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल होगा। बहुत ही आसानी से हमें एक एक प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 8 लघु उत्तरीय प्रश्न और 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा होनी है। तो आप सभी लोग अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आती तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। ग्लोबल वार्मिंग क्या है भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जिसको ग्लोबल वार्मिंग को हिंदी में वैश्विक तापन कहते हैं। यानी कि एक प्रकार से वातावरण के गर्म होने को हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, वैश्विक तापन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था किसने भाई? पर्यावरणविद थे एक, ब्रिटेन के थे, यानी ब्रिटिश पर्यावरणविद थे, वालेस ब्रोएकर। तो वालेस ब्रोएकर महोदय ने 1970 ईस्वी की बात है, 1970 ईस्वी में सबसे पहले इन्होंने, मतलब 1970 के दशक में ग्लोबल वार्मिंग शब्द आता है। ये वालेस ब्रोएकर महोदय ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। और ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि जो वैश्विक तापमान होता है, वैश्विक औसत तापमान होता है, उससे तापमान में बढ़ोतरी हो जाना। तापमान में बढ़ोतरी कैसे होती है? तापमान में बढ़ोतरी होती है CO2 के कारण से, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, इसके कारण से क्या होता है? जब ये ज़्यादा उत्सर्जित होती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वातावरण गर्म हो जाता है। चूँकि ये गैस जो है ये गर्म वाली गैस है, यानी कि ये गर्म करती है गैस, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो कुल मिलाकर के कहने का मेरे मतलब ये है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये वातावरण को गर्म करती है। और चूंकि जब वातावरण गर्म हो जाता है तो सारी हवाएं गर्म हो जाती जो भी होती है, और जो हवाएं चलती हैं जब गर्म वातावरण है तो उसके संपर्क में आती हैं तो वो भी गर्म हो जाती हैं। और बड़े बड़े जो ग्लेशियर्स होते हैं उनसे टकराती हैं जब ये गर्म हवाएं। तो ग्लेशियर माने होता है हिमनद, यानी कि बर्फ़ के पहाड़ बड़े बड़े होते हैं, पहाड़ों पर जमे हुए होते हैं। तो जब वो एक प्रकार से क्या करते हैं, वो बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं, वो पहाड़ क्या करते हैं भाई, वो पहाड़ जो है उस पर जो बर्फ़ जमे होते हैं वो पिघलना प्रारंभ हो जाते हैं गर्मी पा करके। और उन्हीं से क्या होता है, नदियों में जल तीव्र गति से बहने लगता है। इससे बाढ़ की संभावना, और जो भी समुद्र का जलस्तर होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, द्वीपीय इलाके डूब जाते हैं, कई प्रकार की हानियाँ होती हैं, ठीक है, जन धन की बहुत सारी हानि होती है। तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है? वैश्विक तापन, यानी कि तापमान का बढ़ जाना, ठीक है। आप देखते हैं पिछले कुछ दशकों से पृथ्वी और इसके जो वायुमंडल है पृथ्वी का, इसका तापमान जो है लगातार बढ़ रहा है। और पृथ्वी और इस तापमान वृद्धि का जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है, मैंने आपको बताया, जो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसके अलावा कुछ ग्रीन हाउस गैसेस का आपने नाम सुना होगा। तो ग्रीन हाउस गैसेस जो है, ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं, इन्हीं ग्रीन हाउस गैसेस के कारण से क्या होता है कि वातावरण गर्म होता है। ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सी गैस शामिल है? पहली गैस तो आप लिख दीजिएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी गैस आपका है भाई CFC, CFC माने होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तीसरी गैस लिख दीजिएगा CH4 यानी मीथेन, ठीक है। चौथी गैस आपका है N2 नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो ये ऐसी गैसें हैं। इसके अलावा O3 एक ओजोन गैस है, O3 जिसको कहते हैं। O2 तो ऑक्सीजन है, O3 एक गैस होती है जिसको ओजोन कहते हैं, जो कि ओजोन के क्षरण के लिए जिम्मेदार भी है। तो कहीं ना कहीं पे
ओजोन गैस भी ग्रीन हाउस गैसेस में आती है। तो ये गैसें हैं पृथ्वी के जो पार्थिव विकिरण होता है उसको क्या करती हैं, उसको उत्सर्जित ऊष्मा को अनंत वायुमंडल में रोके रहती हैं। यानी कि जो सूर्य भगवान से या सूर्य जी से जो किरणें आती हैं उन किरणों को क्या करते हैं ये लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी ये लोग क्या कर लेते हैं, अवशोषित करके और वायुमंडल में ही उसको एकदम से बिखरा देते हैं। ठीक है, यानी जो विकिरण की जो ऊष्मा होती है वह ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाती है वायुमंडल से, ये उनको अपने में समाहित कर लेती हैं, रोक लेती है, और इसी कारण से वातावरण क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। सबसे प्रमुख जिम्मेदार जो गैस है उसके लिए CO2 है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की। ठीक है, तो इतना आप लिख देंगे, हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आप देखने का प्रयास करेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र मैंने आपको पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, यानी कि इकोसिस्टम जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, पारिस्थितिकी के बारे में बताया था, इकोलॉजी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। तो पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा आपसे पूछी गई है, तो क्या लिखेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र की बात की जाए तो पारिस्थितिक तंत्र जो होता है जैवमंडल का एक छोटा सा नमूना होता है, मतलब कई पारिस्थितिकी तंत्रों को मिला करके एक जैवमंडल का निर्माण होता है। और वास्तव में देखा जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है किसी एक छोटे या कोई एक बड़ा स्थान है जहाँ पर सभी जीव जंतु हैं, वो उनका भौतिक पर्यावरण है, उन्हीं के जो भौतिक पर्यावरण जो कि जीव जंतुओं के द्वारा निर्मित हुआ है, एक बड़ा स्थान जहाँ पर जीव जंतु रहते हैं, वनस्पतियाँ रहती हैं, और उनके द्वारा निर्मित जो वातावरण है उन सभी का समायोजन जो होता है, उन सभी के जोड़ने को, उन सभी के योग को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जबकि जैवमंडल जो होता है वो संपूर्ण पृथ्वी के सभी जीवधारियों और उसके भौतिक पर्यावरण का सकल योग होता है, लेकिन ये किसी क्षेत्र विशेष का होता है आपका क्या, पारिस्थितिकी तंत्र। एक उदाहरण के माध्यम समझो, जैसे कोई झील है, तो झील क्या है, झील आपका एक पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें जल की तमाम गहराइयों पर आप देखते हैं, अलग अलग गहराइयों पर तमाम प्रकार के क्या होते हैं, जीव पाए जाते हैं। जल की विभिन्न प्रकृति और भौतिक पर्यावरण के साथ तालमेल रखते हुए क्रियाशील रहते हैं। तो एक प्रकार से जो झील है वो क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र है। और पूरी की पूरी पृथ्वी क्या है, एक प्रकार से जो है जैवमंडल है। पृथ्वी ही नहीं, आप देखते हैं वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, ये सारे मंडल जो हैं जैवमंडल के अंतर्गत ही आती हैं। तो झील जो है एक प्रकार से पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव, तमाम प्रकार की वनस्पतियां ये सब रहती हैं, और जो कि वहाँ के वातावरण से समायोजन स्थापित करके तभी जीवित रहती हैं। ठीक है, तो ये पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, थोड़ा सा मैंने आपको बताया। अच्छा, परिभाषा बताएं अगर, तो विद्वानों ने परिभाषा भी दी है, जैसे कि टांसले महोदय जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तत्वों का एक विशिष्ट प्रकार होता है और उनकी रचना जैविक तथा अजैविक घटकों से होती है। पारिस्थितिक तंत्र की जो रचना होती है वो कुछ जैविक घटक होते हैं, कुछ अजैविक घटक होते हैं। जैविक घटक माने होता है जिसमें जीवन होता है, यानी सजीव जो चीज़ें होती हैं उनको जैविक घटक कहते हैं। अजैविक घटक जो कि अजीवित होती हैं। ठीक है, अपेक्षाकृत स्थिर समस्थिति में होता है और यह खुला तंत्र होता है पारिस्थितिक तंत्र, ऐसा किसने बताया, टांसले महोदय ने कहा। और कहा कि इसमें विभिन्न आकार एवं किस्मों का एक प्रकार से ये पारिस्थितिक तंत्र हो सकता है, ऐसा नहीं कि हमेशा एक ही तरीके का होगा, ये अलग अलग तरीके का हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा RL लिंडमैन महोदय का कथन है। लिंडमैन महोदय क्या कहते हैं भाई, लिंडमैन महोदय जो है इसको लेकर के कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, कहते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसी भी परिणाम में किसी स्थान पर या किसी स्थान समय इकाई के अंतर्गत भौतिक, रासायनिक, जैविक प्रक्रमों से निर्मित तंत्र के लिए किया जाता है। तो ये होता है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र में आप देखते हैं जो है जैविक घटक, अजैविक घटक और भौतिक घटकों के भी आप देखते हैं, भौतिक पर्यावरण हो गया, सांस्कृतिक पर्यावरण हो गया, अजैविक घटक हो गए, जैविक घटक हो गए, इन सभी से निर्मित होता है आपका पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब होता है जो वातावरण है और वातावरण में रह रहे जीव हैं, उन सभी के दोनों को मिला करके जो योग बनता है उसको इकोसिस्टम कहते हैं। और इकोसिस्टम का अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर हो गई। तो यहाँ पर इकोलॉजी भी मैंने आपको बता दी। महासंग्राम वीडियो में इकोलॉजी के बारे में मैंने बताया था। इकोलॉजी जो है यूनानी भाषा का दो शब्द है, आइकोस और लोगास, उससे मिलकर के बना है। आइकोस शब्द का होता है मतलब निवास स्थान, लोगास का मतलब होता है क्या, अध्ययन। ठीक है, या विज्ञान। तो एक प्रकार से जो क्या होता है, निवास स्थान का अध्ययन करता है, यानी कि किसका, पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करता है, खुले शब्दों में बोले तो। ठीक है, आगे बढ़ते और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। तीसरा नंबर आपसे प्रश्न पूछा गया था कि पर्यावरण प्रबंधन क्या है। पर्यावरण प्रबंधन किसे कहते हैं, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे भाई। तो पर्यावरण प्रबंधन यानी पर्यावरण को मैनेज करना, पर्यावरण की चीज़ों को ध्यान में रखना, पर्यावरण प्रबंधन कहलाता है। पर्यावरण का जो अवनयन हो रहा है, पर्यावरण का जो ह्रास हो रहा है, पर्यावरण में जो गिरावट आ रही है, उन्हीं गिरावट को समझना, उन्हीं गिरावट को मैनेज करना, वो पर्यावरण प्रबंधन होता है।
डॉक्टर RL सिंह और डॉक्टर सविंदर सिंह कहते हैं कि भूपटल पर, क्या कहते हैं ये लोग, सविंदर सिंह वगैरह कहते हैं कि जो है भूपटल पर स्वस्थ जीवन की वृद्धि के लिए पर्यावरण गुणता को कायम रखना ही पर्यावरण प्रबंधन है। यानी भूपटल पर स्वस्थ जीवन की वृद्धि के लिए, क्योंकि अगर आपको जीवित रहना, अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन करना है, तो आपको पर्यावरण प्रबंधन करना पड़ेगा। तो पर्यावरण प्रबंधन का मतलब होता है कि स्वस्थ जीवन की वृद्धि के लिए पर्यावरण की जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव करना लगातार, या उस क्वालिटी को बनाए रखना, वही होता है आपका पर्यावरण प्रबंधन। ठीक है। डेनिस मिडोज कहते हैं कि पर्यावरण प्रबंधन की संकल्पना सामान्यतः ऐसे पर्यावरण मॉडल से संबंधित है जो यह सुनिश्चित करता है कि पूंजी, वार्षिक कृषि निवेश और भूमि विकास के वृद्धि के साथ साथ खाद्य पदार्थों की जो आपूर्ति है उसमें वृद्धि होगी। परंतु दूसरी ओर पर्यावरण प्रबंधन तथा मॉडल इन सभी कारकों की महत्वपूर्ण जो सीमितताओं हैं, उन सीमितताओं, आने वाली चुनौतियां जो हैं, उन चुनौतियों और जो समस्याएं हैं उनके निराकरण की नीतियों को समाहित करता है अपने आप में पर्यावरण प्रबंधन। तो पर्यावरण प्रबंधन का सीधा सा मतलब होता है आपदा प्रबंधन या पर्यावरण प्रबंधन का प्रबंधन माने होता है मैनेजमेंट करना, उसकी क्वालिटी को बनाए रखना। ठीक है। तो वही क्वालिटी को बनाए रखना, पर्यावरण का की क्वालिटी को बनाए रखना। जैसे पर्यावरण प्रबंधन की संकल्पना मानव और प्रकृति के मध्य संतुलित सामंजस्य से संबंधित है। यानी अगर प्रकृति और मनुष्य के बीच में तालमेल है, जो संबंध है वो अच्छे तरीके से बना रहेगा, तो आखिरकार जब तालमेल बना रहेगा मनुष्य और प्रकृति के बीच में, तो उसी को पर्यावरण प्रबंधन, यानी कुछ ऐसा ना हो कि तालमेल बिगड़ जाए, तालमेल लगातार बना रहे, तालमेल की क्वालिटी में कोई गिरावट ना आए, यही होता है पर्यावरण प्रबंधन। अब जिसके अंतर्गत हम मिट्टी या भूमि, वायु, वनस्पति, जंगल, जीव जंतु, खनिज संसाधन, इनका अधिकतम संभव कुशल व्यवस्था सम्मिलित करते हैं, यानी इसका हम उचित मात्रा में प्रयोग करते हैं। तो पर्यावरण प्रबंधन तथा प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द मान सकते हैं। पर्यावरण प्रबंधन की संकल्पना पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन की संकल्पना भी होती है, यह बात भी आप ध्यान रखेंगे। यानी कि पर्यावरण प्रबंधन का सीधा सा मतलब होता है, एक शब्द में अगर मैं आपको बताऊं समझने के लिए, ताकि आपको कहीं भटकने की आवश्यकता ना पड़े, कुछ और ये जो दुनिया भर की चीजें लिखी होती हैं उनको पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। पर्यावरण प्रबंधन माने होता है मैनेज करना, मैनेज करना, यानी जितनी क्वालिटी है ऐसी क्वालिटी बनाए रखना जिसके लिए ना तो पर्यावरण को क्षति हो और ना ही मनुष्य को क्षति हो, मनुष्य और पर्यावरण का तालमेल बना रहे। अगर पर्यावरण का मनुष्य से तालमेल बिगड़ेगा तो मनुष्य का निरसन होगा, प्रकृति इलिमिनेशन करेगी मनुष्य का निश्चित तौर पर। आपने लैमार्कवाद, डार्विनवाद पढ़ा होगा, उसमें किस प्रकार से जिराफ वगैरह खत्म हुए वो आपको पता होगा। तो प्रकृति के साथ अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति आपके साथ ऐसा खिलवाड़ करेगी कि आप या हम जीवित नहीं बचेंगे। तो प्रकृति के साथ हमको तालमेल बनाना है, यही होता है पर्यावरण प्रबंधन। अगला प्रश्न हम देखते हैं, लगातार पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, उन सभी की चीजों को रोकना, यही सब होता है। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी का अर्थ और परिभाषा दीजिए। पारिस्थितिकी क्या होती है? पारिस्थितिकी माने होता है इकोलॉजी, अंग्रेजी में पारिस्थितिकी को इकोलॉजी कहते हैं। तो मैंने आपको बताया पारिस्थितिकी जो शब्द है ये अंग्रेजी भाषा के इकोलॉजी शब्द से बना है। किस शब्द से? इकोलॉजी जो शब्द है इससे बना है। इकोलॉजी जो शब्द है ये आइकॉस और लोगास दो शब्दों से मिलकर के बना है। आइकॉस से बना है इको और लोगास से बना है लॉजी। लॉजी माने होता है अध्ययन या एक प्रकार से शास्त्र या विज्ञान, और आइकॉस का मतलब होता है निवास स्थान। तो इस प्रकार से अगर देखें तो इस शब्द की जो व्युत्पत्ति है इकोलॉजी की, इसके आधार पर देखें तो पारिस्थितिकी का जो अर्थ है वो स्पष्ट हो जाता है कि जीवों का उन्हीं के निवास के परिप्रेक्ष्य में अगर अध्ययन करें तो उसी को पारिस्थितिकी कहते हैं। यानी कि इससे जीव और उसके स्थान के संपूर्ण जैविक और अजैविक जो संगठक होते हैं उनके अध्ययन का ज्ञान होता है। इतना ही नहीं बल्कि इसके अंतर संबंधों की जटिल प्रक्रिया की ओर भी संकेत मिलता है। साथ ही पारिस्थितिकी में पाई जाने वाली समानता और असमानता भी इसके अंतर्गत हम सम्मिलित कर सकते हैं। यानी इकोलॉजी एक विज्ञान है जो विज्ञान इकोसिस्टम का अध्ययन करता है, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करता है। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में मैंने ऑलरेडी अभी आपको बताया कि पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है उसके अंतर्गत आप देखते हैं मनुष्य और पर्यावरण, देखें ये है आपका इन्वायरमेंट और इसके अंतर्गत मनुष्य और जीव जंतु रहते हैं। अब इन्हीं के बीच का जो तालमेल है ये एक प्रकार से इसे एक झील मान लेते हैं। ये झील है, झील में तमाम सारे जीव जंतु निवास कर रहे हैं और इसी झील के अनुकूलता के साथ अगर ये जो है जीव जंतु रहेंगे तो इनका बढ़िया तरीके से जीवन यापन होता रहेगा। अगर ये थोड़ा सा दिक्कत करेंगे तो प्रकृति फिर इसको खत्म कर देगी। यानी तो ये झील क्या है? एक पारिस्थितिकी तंत्र है। तो इसी का अध्ययन करता है कौन? पारिस्थितिकी। ठीक है, इकोलॉजी। क्लियर? पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने भाई? तो पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जो है 1869 ईस्वी में किया था। किसने प्रयोग किया था भाई 1869 में?
तो 1869 में प्रयोग करने वाले जो विद्वान हैं अर्नेस्ट हैकल उनका नाम है। जर्मनी के जीव वैज्ञानिक थे ये अर्नेस्ट हैकल। इन्होंने 1869 में सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया। और अर्नेस्ट हैकल कहते हैं पारिस्थितिकी की परिभाषा को देते हुए कि पारिस्थितिकी जो है वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को कहते हैं। और ये पारस्परिक संबंध जो होते हैं इकोसिस्टम के अंतर्गत होते हैं, तो कुल मिलाकर के इकोसिस्टम का अध्ययन ही आपका इकोलॉजी होता है। इस प्रकार से पारिस्थितिकी के बारे में आपने समझा। पारिस्थितिकी का संकल्पना का जो विकास हुआ है धीरे धीरे हुआ है। हिप्पोक्रेटस, अरस्तु या फिर अन्य तमाम सारे ग्रीक जो विद्वान आए उन लोगों ने अपने अपने विचार दिए। बाद में आप देखते हैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है और इस प्रकार से आप देखते हैं अर्नेस्ट हैकल 1869 तक आते थे, इसकी इस शब्द का प्रयोग भी कर देते हैं। क्लियर? तो पारिस्थितिकी एक विज्ञान है। क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका भूमि अवनयन क्या है? अवनयन माने होता है कमी। सबसे पहले जानो अवनयन माने क्या होता है भैया? अवनयन माने होता है कमी। अब भूमि अवनयन बात कर रहा तो भूमि में कमी, पर्यावरण अवनयन की बात करें तो पर्यावरण में कमी आना, पर्यावरण की क्वालिटी में कमी आना, पर्यावरण की गुणवत्ता जिसको आप बोलते हैं उसमें कमी आना। तो भूमि की गुणवत्ता में कमी आना, भूमि की गुणवत्ता मतलब उसकी उर्वरक क्षमता में कमी होना। ठीक है, यानी जहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा उपज होती थी वहाँ पर अब उपज धीरे धीरे कम हो रही, तो उसी को पर्यावरण अवनयन कहते हैं। इसको लिखना कैसे ये भी बात जान लो। अवनयन का मतलब सीधा सा होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। अवनयन माने होता है कमी होना। तो भूमि अवनयन एक प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें भूमि खेती के अयोग्य बनती है, यानी भूमि की उर्वरक क्षमता क्षीण होती जाती है। तो एक ऐसी प्रक्रिया जिस प्रक्रिया के द्वारा भूमि की जो है एक प्रकार से उर्वरक क्षमता क्षीण होती जाती है या भूमि खेती की अयोग्य बनती जाती है, उसी प्रक्रिया को भूमि अवनयन कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा आप ये लिख सकते हैं। भूमि अवनयन की बात की तो क्यों होता है, इसके कई सारे कारण हैं। पहली बात तो खनन। अगर किसी एरिया में जो है खनन होता है, यानी कि जो है खुदाई, जिसको आप कहते हैं कि लगातार खुदाई खनन होता नहीं है, ठीक है, तो खुदाई के कारण से क्या होता है, खनन के उपरांत क्या होता है, खदानों वाले स्थानों को गहरी खाई और मलबे जो होते हैं वो खुला हो जाते हैं, खुले छोड़ दिए जाते हैं। और इसके कारण से आप देखते हैं झारखंड की जो ज़मीन है भूमि अवनयन का शिकार है, छत्तीसगढ़ की ज़मीनें, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन सभी राज्यों में आप देखते हैं वन उन्मूलन भी हुआ है, वनों की कटाई हुई है। इन सभी कारण से क्या होता है कि आप देखते हैं कि भूमि अवनयन होता है। इसके अलावा खनिज प्रक्रियाएं बहुत सारी हैं, जैसे कि आप देखते हैं सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीस दिया जाता है, मृदा बर्तन उद्योग में चूने और खेल खड़ी के प्रयोग से आप देखते हैं अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित हो जाती है, ये भी भूमि अवनयन का एक कारण है। इसके अलावा आप देखते हैं कि भूमि अवनयन के बारे में जो है अगर ज़्यादा किसी स्थान पर आप पशु को चराएंगे, यानी अति पशुचारण, आप एक कारण लिख सकते हैं अति पशुचारण। यानी अति पशुचारण का मतलब क्या होता है, यानी बहुत ज़्यादा अगर आप किसी स्थान पर चारागाह वगैरह छूट जाता तो वो भी बंजर ही हो जाता है। यानी अगर ज़्यादा पशु चरेंगे किसी खेत में तो अभी खेत अनुपजाऊ हो जाएगा। ऐसा आप गुजरात में देख सकते हैं उदाहरण। गुजरात के अलावा राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, ये सब अति पशुचारण के कारण से भूमि जो है निम्नीकरण में परिवर्तित हुई है, भूमि का अवनयन हुआ है। इसके अलावा अगर अगली बात की जाए, तीसरा जो कारण है वो है अगर जल आक्रांतता आ जाए, यानी कि बाढ़ वगैरह की समस्या खूब आ जाए या बहुत ज़्यादा पानी भरा रहे लगातार किसी खेत में, तो वह भी एक प्रकार से जो है क्या होता है कि भूमि धीरे धीरे कम होने लगती है उसकी उर्वरक क्षमता। जैसे पंजाब राज्य हो गया, हरियाणा हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ सब क्या होता है कि सिंचाई खूब ज़्यादा हो जाती है या फिर जल बहुत ज़्यादा भर जाते हैं बाढ़ वगैरह के कारण से। इसके कारण से जो मिट्टी की जो लवणीयता होती है और क्षारीयता होती है ये बढ़ जाती है, जिसके कारण से उर्वरक क्षमता जो होती है वो धीरे धीरे क्षीण होने की ओर अग्रसर हो जाती है। चौथा कारण ये है भूमि अवनयन का कि औद्योगिकरण। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि लगातार आप देखते हैं पिछले कुछ वर्षों से लगातार उद्योगों की जो है संख्या बढ़ती जा रही है। देश के तमाम सारे भागों में औद्योगिक जल निकास जो है वो बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का सबसे अच्छा स्रोत भी बन गया है। यानी आप देखते हैं औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, तमाम प्रकार के प्रदूषण होते हैं। तो इसी कारण से क्या होता है भूमि अवनयन भी होता है। तो ये आपका हो गया भूमि अवनयन के बारे में कुछ बातें जो मैंने आपको बताई। सातवां प्रश्न आप देखेंगे, छठवां प्रश्न आप देखेंगे पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है। पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में मैंने आपको बताया भी था। पारिस्थितिकी पिरामिड का मतलब होता है, सीधा समझो, एक पारिस्थितिक तंत्र में जो उपस्थित जो उत्पादक हैं और जो उपभोक्ता हैं उन्हीं को संख्या जैव भार और ऊर्जा, इन तीन के आधार पर क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना ही पिरामिड की आकृति बनती है और उसी को हम जो है पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना को एल्टन महोदय ने दिया था, ये बात ध्यान रखिए। किसने दिया था?
एल्टन महोदय ने दिया था। एल्टन महोदय ने 1927 में यानी 1927 ईस्वी में ये पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना को प्रस्तुत किया। पिरामिड आरेखों के द्वारा किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जो उपस्थित तमाम सारे घटक होते हैं उनके पोषण स्तर संबंधित, मतलब उनके पोषण का स्तर जो है वो प्रदर्शित होता है, उसका संबंध पता चलता है। इसमें उत्पादक, प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीय उपभोक्ता होते हैं। तो ये पिरामिड के आधार से शीर्ष की ओर अवरोही क्रम में व्यवस्थित होते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड जो है एक प्रकार से 3 प्रकार की होती है, बात भी ध्यान रखें। पहला होता है जीवों का पिरामिड, दूसरा होता है जैवभार पिरामिड, तीसरा होता है ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है, अगर बात की जाए एक पिरामिड की तो मान लेते हैं पिरामिड, मैंने आपको ऑलरेडी महासंग्राम वीडियो में बताया था कि एक पिरामिड ये हो गया। यहाँ पर जो घास फूस होते हैं, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा होते हैं। घास फूस पेड़ पौधे जो होते हैं ये सब आपके होते हैं जो है उत्पादक, ये उत्पादक होते हैं। ठीक है, उत्पादक, ठीक है, ये उत्पादक है। और पेड़ पौधों को कौन खाता है भाई? देखिए कीड़े मकोड़े जो होते हैं, या मान लेते हैं बकरी जो है ये क्या खाती है? बकरी जो होती है ये जो है पेड़ पौधों को खाती है, यानी बकरी जो है ये प्राथमिक उपभोक्ता है। ठीक है, क्योंकि पेड़ पौधे अपने भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, तो ये दूसरों पर निर्भर नहीं है, खुद ही अपना भोजन बनाते हैं। जबकि बकरी अपना भोजन खुद नहीं बनाती है, गाय भैंस नहीं बनाती हैं। अब उनको कौन बनाता है भाई? ये सब, तो ये सब जो है बकरी वगैरह अपना भोजन नहीं बनाती, ये निर्भर है किस पर? जो है पेड़ पौधों पर। तो ये पेड़ पौधे खाती, तो बकरी आपके सेकंड में रख देंगे। इसके बाद में आप अगला रखेंगे, यहाँ पर बकरी को कौन खाता है? मान लेते हैं बकरी को गीदड़ या भेड़िया खा ले, मतलब भेड़िया खाता है, तो भेड़िया जो है इसमें रख दीजिए, बकरी को खा लेता है। मनुष्य भी बकरी को खा लेता है, तो ये मनुष्य जो है द्वितीय उपभोक्ता हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे ऊपर रहता है केवल मांसाहारी होते हैं। यहाँ पर द्वितीय उपभोक्ता में सर्वाहारी प्राणी भी आ जाते हैं। ठीक है, और इसमें आपके प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी, द्वितीयक में सर्वाहारी, तृतीयक में केवल मांसाहारी होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मान लेते हैं ये जो है आपका सेकंड में आदमी हो गया या कोई भेड़िया हो गया जो कि क्या बकरी को खा सकता है, मानी आदमी भी बकरी को खाता है। अब इसके बाद में क्या होता है आपका, यहाँ पर शेर रख दीजिए, यानी सिंह जो होता है आदमी को भी खा लेगा, इसको भी खा लेगा, तो नहीं शेर की संख्या कम है तो यहाँ पर छोटे में रखा। उसके बाद में आदमियों की संख्या ज़्यादा, ये रखे। फिर जो है और भी पशुओं की संख्या ज़्यादा, तो यहाँ पर हो गए वो। और इसके बाद में लास्ट में आपका पेड़ पौधों की संख्या और ज़्यादा, तो एक प्रकार से यहाँ पर, तो ये पिरामिड का आकार हो गया। तो ये होता है पारिस्थितिकी का पिरामिड। तो ऊर्जा के हिसाब से भी ऐसे कौन से जो है चीज़ ऊर्जा अधिक देती, तो उसको हम एक प्रकार से अधिक चीज़ों में रखेंगे। और मान लेते हैं जैव भार यानी संख्या किसकी ज़्यादा, तो उसके हिसाब से, और ऊर्जा देने वाले, और एक प्रकार से, और एक मैंने आपको क्या बताया था, ऊर्जा पिरामिड, जैव भार पिरामिड और जीवों की संख्या का पिरामिड। तो 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखा है, और इसमें भी मैंने आपको बताया। अगला प्रश्न आपका है बाघ परियोजना किसे कहते हैं भाई? बाघ परियोजना क्या है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। बाघ परियोजना की अगर बात की है तो बाघ परियोजना जो है, आपको बता दूं कि बाघ जो है कम होने लगे हैं, खास करके पूरे भारत से ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर भी बाघों की संख्या कम होने लगी है। और इन्हीं बाघों की संख्या को बचाने के लिए क्या किया गया है? पारिस्थितिकी संतुलन के लिए बाघों की पर्याप्त संख्या में उपस्थिति आवश्यक है। तो बाघ एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का सूचक भी है, और इसीलिए बाघों को बचाना परम आवश्यक है। विलुप्त हो रहे हैं बाघ, और विलुप्त होते बाघों को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने 1973 ईस्वी में बाघ परियोजना जो है शुरू करी थी। और बाघ परियोजना के अंतर्गत आपको बता दूं कि बाघों के संरक्षण के लिए 9 बाघ रिजर्व जो हैं क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। 9 में कौन सा? एक पहला है आपका बांदीपुर, दूसरा आप लिख सकते हैं कार्बेट, जिम कार्बेट, तीसरा है कान्हा नेशनल पार्क, चौथा है मानस नेशनल पार्क, पांचवा है आपका जो है मेलघाट, छठवा है पालामऊ, सातवां है रणथंभौर जो है आपका रणथंभौर राजस्थान में पड़ता है, आपका जो है आठवां है आपका सिमलीपाल, नौवां सुंदरबन। तो 9 एक प्रकार से बाघ रिजर्व है जिनमें बाघों की संख्या को एक प्रकार सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया है। और इनका कुल क्षेत्रफल जो पूरे के पूरे 9 बाघ रिजर्व है, इनका क्षेत्रफल जो है 16,339 वर्ग किलोमीटर में पूरा फैला हुआ है। और इनमें से लगभग, इनमें आप देखेंगे 9 में लगभग 268 बाघ आपको पाए गए थे, और लगभग 2750 वर्ग किलोमीटर में केवल सिमलीपाल जो उड़ीसा का है वो रिजर्व स्थित है, बाघ रिजर्व है। तो एक प्रकार से बाघ रिजर्व जो है बाघों के संरक्षण के लिए है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे आपदा के प्रकार। आपदा कितने प्रकार की होती है? तो आपदा की बात की जाए तो आपदा जो होती है मेरे भाई, आपदा जो होती है मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है आपदा? 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्राकृतिक आपदा, एक होती है मानव निर्मित आपदा। ठीक है, प्राकृतिक आपदा की बात की तो प्राकृतिक आपदा कई प्रकार की होती है, जैसे भूकंप हो गया प्राकृतिक आपदा है, ठीक है, ज्वालामुखी हो गया प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ हो गई प्राकृतिक आपदा है, भूस्खलन हो गया प्राकृतिक आपदा, सूखा है प्राकृतिक आपदा, तूफान है प्राकृतिक आपदा, सुनामी प्राकृतिक आपदा, हिमस्खलन प्राकृतिक आपदा, ये सब प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, इसके अलावा मानव निर्मित आपदाओं में क्या होता है? मानव निर्मित आपदाओं में अगर बात की जाए तो जैसे कि अगर इमारत कोई ढह जाती तो वो मानव निर्मित आपदा है।
ठीक है। और कोई हमला हो जाता है आतंकवाद का तो वो भी मानव निर्मित आपदा है। औद्योगिक खतरा तमाम सारे हैं, आग लग जाए, कहीं पर भगदड़ मच जाए, दंगा हो जाए, तो ये सब मानव निर्मित आपदा है। ठीक है, तो इन्हीं आपदाओं से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। आपसे पूछा था आपदा प्रबंधन क्या है, तो आपदा प्रबंधन प्राकृतिक तथा मानव निर्मित आपदाओं के दौरान जीवन व संपत्ति की रक्षा करने व आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए जो एक तैयारी की जाती है सरकार के द्वारा या फिर किसी विशेष संस्था के द्वारा, तो उसी तैयारी को ही आपदा प्रबंधन कहा जाता है। इससे आपदा प्रबंधन सीधे आपदा प्रबंधन का जो खतरा होता है वो सीधे खत्म नहीं होता है, बल्कि यह योजना जो है बना करके जोखिम जो होती है उसको कम करने का प्रयास किया जाता है, आपदा से बचने का तरीका ढूंढा जाता है। तो ये आपका आपदा हो गया। आपदा प्रबंधन के बारे में मैंने आपको बता दिया, प्रबंधन माने मैनेजमेंट। अगला प्रश्न आपका 9वां नंबर, आप क्वेश्चन देखने का प्रयास, सतत विकास किसे कहते हैं? सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको आप कहते हैं, उसी को जो है हिंदी में सतत विकास, या और हिंदी में अगर आप देखेंगे तो संतृप्त विकास के नाम से भी सतत विकास को जाना जाता है। ये बात भी आप ध्यान रखें। सतत विकास मतलब क्या होता है? संतृप्त विकास। ओके, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है? संपोषित विकास भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसका मतलब होता है संपोषित विकास से मतलब यह होता है कि प्राकृतिक संसाधनों के विवेक सम्मत बुद्धि का प्रयोग करके, एक तर्क संगत प्रयोग करके उसका उपयोग किया जाए, ताकि जो वर्तमान आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति भी हो जाए, और वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ जो आने वाली भावी पीढ़ी है, यानी भविष्य की जो पीढ़ी है, आपके बच्चे हैं, आपके नाती पोता आएंगे, उनके लिए भी कुछ चीज़ें बचा करके रखना ही आपका संतृप्त विकास, सतत विकास है। जिस प्रकार से आज उद्योगों का बढ़ावा हो रहा है, लगातार खुदाई हो रही, खनन हो रहा है, लगातार खाने, नई नई खाने बन रही हैं, तमाम प्रकार के जो चीज़ें हैं, जो प्राकृतिक संसाधन उनका जो है एक प्रकार से दोहन किया जा रहा है, आंख मूंद करके, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ये सब एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे आपका दुख, मतलब कि आगे चल करके बहुत बुरा संकट खड़ा करेंगे। आपको बता दूं कि तो जो है प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार से दोहन किया जाए ताकि जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी प्राकृतिक संसाधन उचित मात्रा में बचे रहें। ऐसा नहीं कि आप दोहन ही ना करें, उचित मात्रा में दोहन करें। जो प्रयोग की यानी सीमित मात्रा में दोहन करने को ही सतत विकास कहते हैं। और ऐसा विकास, ऐसी चीजें आप करें जिससे क्या हो, पर्यावरण को हानि भी ना हो, ये सतत विकास होता है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी ना आए, पर्यावरण की गुणवत्ता बनी रहे, पर्यावरण प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए अगर कोई विकास होता तो उसको संतृप्त विकास कहते हैं। ब्रंटलैंड महोदय कहते हैं, उनकी एक रिपोर्ट आई है, ब्रंटलैंड की एक रिपोर्ट आई, वहां पर कहा गया कि भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने की क्षमता में ह्रास किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति ही संपोषित विकास है। यानी ज़्यादा आप प्रयोग ना करें, सीमित मात्रा में प्रयोग करें, जो आपको रिक्वायर हो उसकी प्रयोग करें। ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करने से क्या होता है कि वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं। 10वां क्वेश्चन आप देखें, नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना क्या है, भाई फटाफट से बताने का प्रयास करें। नमामि गंगे योजना किसे कहते हैं? नमामि गंगे योजना की बात की है तो गंगा को शुद्ध करने के लिए, गंगा नदी का जो जल है वो प्रदूषित हो गया था। आप देखते हैं कि लगातार नदी प्रदूषित होती है, नाले वगैरह जितने भी हैं, सोडा शैम्पू से लेकर के तमाम प्रकार की चीज़, जितना मैला होता है दुनिया भर का शहरों का, वो सब नदियों में एक प्रकार से ला करके जो है ढकेल देते हैं। तो ये कारण है, नदियों का जल जो है एकदम से गंदा हो गया है। तो गंगा नदी का जल भी इसी प्रकार से गंदा हो गया था। आप कानपुर तक आते थे, देखते हैं गंगा नदी का जल एकदम से दूषित हो गया था। तो सरकार ने गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए, नदी को पुनर्जीवित करने के लिए नमामि गंगे योजना, एक जो है एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन का शुभारंभ किया है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नदी की सफाई के लिए बजट को 4 गुना करते हुए 2019 और 20 तक नदी की सफाई पर एक प्रकार से 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने की जो है एक प्रकार से प्रस्तावित योजना को मंजूरी दी गई थी। ठीक है, और 100% केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ एक केंद्रीय योजना का रूप भी एक प्रकार से दिया गया था इस नमामि गंगे योजना को। शुरुआती स्तर पर क्या हुआ था, गतिविधियों के अंतर्गत नदी की जो ऊपरी सतह है उसकी सफाई से लेकर के बहुत से ठोस कचरे जो ई वेस्ट होते हैं उन सभी को हटाने का प्रयास किया। और ग्रामीण क्षेत्रों की सफाई से लेकर के शहरी क्षेत्रों की नालियों से आते जो मैले हैं और शौचालयों का जो निर्माण है, वो सौदाह गृह का नवीनीकरण हुआ, आधुनिकीकरण हुआ, तमाम प्रकार की चीज़ें। आप देखते नदी में जो शव बहाया जाता था, यानी कि मुर्दा उसको फेंक देते थे, बहुत सारे लोग सरवा देते थे उसी में, तो उसको भी रोक लग गई है। लोगों को नदियों के बीच संबंध को बेहतर करने के लिए घाटों का निर्माण कर दिया गया ताकि वहाँ पर रहें, उनका मरम्मत भी हो रहा है, आधुनिकीकरण भी हो रहा है। आप देखेंगे चाहे अयोध्या के घाटों की बात की जाए, काशी के घाट हो गए और अलग अलग, तो घाट जब बन जाते तो लोग वहाँ पर जो है एक प्रकार से पर्यटक स्थल हो जाता है, लोग जाते हैं वहाँ पर। तो ये होता है आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपसे पूछे गए थे जो कि मैंने आपको बता दिए। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, हम तीव्र गति से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे।
ओके, यहाँ पर मैं आपको एक बार सभी प्रश्नों को दिखा दे रहा हूँ, फिर प्रश्नों के उत्तर बता दूंगा। चूंकि वीडियो कब बंद हो जाए, चूंकि टेक्निकल इशू इस समय आ रहा है, तो वीडियो कब बंद हो जाए कोई पता नहीं इसका, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ आपको कि ताकि ये आपको पूरा का पूरा ये दिखा दिया जाए। देखिए, केवल 5 प्रश्न आपको करने खंडवा से 200 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को लिखना है। तो मान लेते वीडियो बीच में अगर कट भी जाता है तो आपको पता होगा कि कौन कौन से प्रश्न आने हैं। अभी मैं इन प्रश्नों के उत्तर को बताऊंगा, लेकिन प्रश्न एक बार देख लीजिए। 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं, आपके 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब क्या होगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में 2 घंटे का पेपर आने वाला है। 2 घंटे के पेपर के लिए आपको बता दूं कि जो है वहां पर क्या गया कि जो है 10 क्वेश्चन आपके लघु उत्तरीय पूछे जा रहे थे पहले भी, अब भी पूछे जाएंगे, ठीक है। और आपको बता दूं कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उनमें 5 पहले करने होते थे, अब 4 प्रश्न केवल करने होंगे, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा और एक बात और है यहाँ पर, जो पहले आपको 200 शब्दों में लघु उत्तरीय प्रश्नों को लिखना होता था, अब 150 शब्दों में आपको लिखना है। मतलब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में 2 घंटे का जो कि पेपर होगा, पहले 3 घंटे का होता था। बाकी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल में यही सीधा पैटर्न होगा, और सोहेल देव में, मतलब अलग अलग विश्वविद्यालय में यही पैटर्न आपका चलता है लगभग, ठीक है। कानपुर विश्वविद्यालय में भी 2 घंटे का, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 2 घंटे का। तो 2 घंटे वाले पेपर जो हैं वो एक प्रकार से कुछ प्रश्न संख्या कम करते हैं, ठीक है। और दीर्घ उत्तरीय में आपको बता दूं 450 शब्दों में ही 2 प्रश्न करने होते हैं। तो इस प्रकार से आपका पैटर्न चेंज हो गया है। देखिए, प्रश्न आपका पहला, पारिस्थितिकी तंत्र की प्रमुख विशेषताएं बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, ये भी बताने का प्रयास करेंगे। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि टिहरी बांध परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में निर्वनीकरण के कारणों की विवेचना कीजिए। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये सारे प्रश्न आप एकदम से ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे, मृदा अपरदन को रोकने के उपायों को बताइए। 6वां नंबर प्रश्न देखेंगे, NDMP 2016 पर लेख लिखिए। इसके अलावा अगला प्रश्न आपका है, आपदा का अर्थ और प्रकार बताइए। अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन व राष्ट्रीय मिशन यानी राष्ट्रीय कार्य योजना पर टिप्पणी कीजिए। अभी इन प्रश्नों के उत्तर को मैं बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो लेकिन पहले मैं प्रश्नों को से आपको अवगत करवा दूं। केवल 2 प्रश्न करने होंगे आपको खंड 7 से 500 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है, ठीक है। देखिए, वायु प्रदूषण के कारण और परिणामों की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा सकता है। अगला प्रश्न, पर्यावरण अवनयन से आप क्या समझते हैं। पर्यावरण अवनयन के कारणों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा में हमेशा आता है, आपकी बार भी आने वाला है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, पर्यावरण के भारतीय परंपरागत ज्ञान का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये भी प्रश्न आपका हमेशा आता है, आप इसको रट लीजिए एकदम से। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपका आ चुका है भाई, देखने का प्रयास करें। प्राकृतिक आपदा तथा आपदा प्रबंधन से क्या आशय है। बाढ़ आपदा तथा बाढ़ आपदा, मतलब बाढ़ आपदा तथा बाढ़ आपदा प्रबंधन की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अब आइए मैं इन प्रश्नों के बारे में चर्चा करने का प्रयास करता हूं कि कैसे इन सभी के उत्तर को आपको लिखना है। देखें, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता भी रखा है, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम के बारे में, ठीक है। अब इसकी प्रमुख विशेषताओं को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसकी विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र की अगर विशेषताएं बताई, वैसे पारिस्थितिकी तंत्र की बात की जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है ये मुख्य रूप से आपका 2 प्रकार का, एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र होता है और एक होता है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र को लेकर के एक वीडियो ऑलरेडी मैंने आपको बता रखी है, चैप्टर नंबर 2 है शायद या फिर 3 है, इसमें मैंने पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में विस्तार से आपको बताया है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र का क्या अर्थ होता है, एक ऐसी एकीकृत प्रणाली है जिसका निर्माण पर्यावरण के जैविक तथा अजैविक घटकों में अंतःक्रिया से होता है, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखेंगे, अलग अलग तरीके से लोगों ने बताया है, आगे समझते हैं। तो पहला प्रश्न आपका है, पर्यावरण मतलब पारिस्थितिकी तंत्र की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो विशेषताएं क्या हैं, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। देखिए, पहली विशेषता आप क्या लिखेंगे भाई, पहली विशेषता आप लिखेंगे, पहले तो उत्तर में आप लिखना है कि पारिस्थितिकी तंत्र की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं, या मेरे हिसाब से मानेंगे तो पारिस्थितिकी तंत्र की एक परिभाषा थोड़ी सी अगर आप अपने मन से जो जानने हैं उसको लिख देंगे। उसके अंदर लिखेंगे नीचे की पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं इस प्रकार से हैं। फिर लिखेंगे पहली विशेषता क्या है भाई, पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी अध्ययन की मूलभूत इकाई होती है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता आप लिख सकते हो कि इसकी रचना यानी पारिस्थितिकी तंत्र की रचना जैविक व अजैविक संघटकों से होती है। तीसरी बात आप लिख सकते हो, तीसरी विशेषता कि जैविक व अजैविक संघटकों में अंतर प्रक्रियाएं होती हैं, ये भी एक विशेषता पारिस्थितिकी तंत्र की है। चौथी विशेषता यह है पारिस्थितिकी तंत्र की कि जैविक संघटकों के जीवों की मतलब कि में भी आप देखते हैं जो परस्पर जीव होते हैं जैविक संघटकों के, उनमें भी अंतरक्रियाएं होती हैं। पांचवी विशेषता यह है पारिस्थितिकी तंत्र की कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो है स्वसाम्य स्थिति क्रियाविधि के कारण स्थिरता और संतुलन भी बना रहता है। चूंकि आप देखते हैं मानव और पर्यावरण के बीच में संतुलन अगर बना रहेगा तो एक प्रकार से स्थिरता भी उतनी अधिक होगी। छठवीं विशेषता इसकी ये है कि प्रवण पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों में विविधता अधिक होती है
और तंत्र में आप देखते हैं मानव का अधिक हस्तक्षेप होने पर अस्थिरता उत्पन्न होती है। यानी आप देखते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है अगर अपने हिसाब से चलता है, पुराना हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, जीवों की विविधता चली जाती है और इसके कारण से क्या होता है, मनुष्य का संतुलन और पर्यावरण का दोनों बहुत अच्छे तरीके से बना रहता है। अगर इसमें मनुष्य हस्तक्षेप करता है तो फिर दिक्कत की बात है। सातवीं विशेषता में आप लिख सकते हो कि प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में अंतः निर्मित जो है स्वतः नियंत्रण क्रियाविधि होती है, जिससे तंत्र में परिवर्तन का जो संतुलन होता है वो स्थापित होता है। इसके अलावा और विशेषता आप लिख सकते हो, 8वीं 9वीं विशेषता क्या लिख सकते हो भाई, क्या कि जो है मतलब पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह, मतलब ऊर्जा के प्रवाह पर निर्भर करता है इसकी कार्यशीलता जो होती है पारिस्थितिकी तंत्र की। इसके अलावा इसमें स्व उत्पादकता होती है, विकास व वृद्धि में अनुक्रम पाया जाता है इसमें, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है पारिस्थितिकी तंत्र, तो ये सब इसकी विशेषताएं हैं। इसके अलावा पारिस्थितिकी तंत्र में मानव का अधिक हस्तक्षेप होने पर अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र में पदार्थों तथा ऊर्जा का निरंतर निवेश और बहिर्गमन होता रहता है। तो तमाम प्रकार की विशेषताओं को मैंने आपको ऑलरेडी बता भी रखा है। और ऊर्जा प्राप्ति का प्रमुख स्रोत सौरिक विकिरण होता है पारिस्थितिकी तंत्र का। तो तमाम प्रकार की विशेषताएं मैंने आपको बता दी। अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर आप प्रश्न देखेंगे, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, फटाफट से बताएं। जैव विविधता क्या होती है भाई, तो जैव विविधता की बात की जाए तो जैव विविधता से आप क्या समझते हैं। जैव विविधता माने होता है, जैव माने होता है जीव, विविधता माने होता है अलग अलग प्रकार की। यानी जैव माने होता है, यहाँ पर देखें, जीव और वनस्पति, ठीक है, जीव और वनस्पति दोनों को जब मिला लेंगे, ठीक है, जीव और वनस्पतियों को अगर मिला लेंगे तो आपका बनता है क्या भाई, जैव, ठीक है। विविधता माने होता है अनेक प्रकार की, ठीक है। तो एक प्रकार से तमाम प्रकार के जीव जंतु जहां पर निवास करें किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष समय में, किसी विशेष क्षेत्र पर बहुत सारे जीवों का, बहुत सारे वनस्पतियों का इकट्ठा होना, ठीक है, उसी को बोलते हैं जैव विविधता। जैव विविधता जिसे जैविक विविधता भी कहते हैं, ये अलग अलग तरह की वनस्पतियों और जानवरों का एक प्रकार से संग्रह होता है जो एक ही विशेष क्षेत्र में रहते हैं या फैले हुए होते हैं। जैव विविधता जितनी समृद्ध होगी उतना ही सुव्यवस्थित और संतुलित हमारा वातावरण भी होगा, यह बात भी ध्यान रखेंगे। अलग अलग तरह की वनस्पति तथा जीव जंतु भी धरती को रहने के योग्य बनाने के लिए अपना योगदान देते हैं और इंसान के जीवन के पीछे भी जैव विविधता का ही बड़ा हाथ होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अलग अलग जंतु और पेड़ पौधे ही मिल करके मनुष्य की मूलभूत जरूरतें जो होती हैं उनको पूरा करने में मदद करते हैं। तो इस प्रकार से खास करके आप देखिए, मनुष्य की अगर तरक्की करनी है, मनुष्य को बने रहना है, मनुष्य को अपना स्वास्थ्य बनाए रखना, तो जैव विविधता का होना परम आवश्यक है। भारत की बात की तो भारत में जैव विविधता की अगर बात की जाए तो बहुत सारे एरियाज हैं। भारत में जैव विविधता क्षरण का एक प्रमुख कारण एक प्रकार से वायु और जल प्रदूषण भी रहा है। भारत में आप देखते हैं जैव विविधता अलग अलग स्थानों पर आपको, जैसे पूर्वी घाट हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, यहाँ पर आपको देखते हैं पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, इन सभी पर, और इसके अलावा जो मध्य के कुछ मध्यवर्ती पठार हैं, और आप देखते हैं भारत का जो उत्तरी यानी कि जो पर्वतीय इलाका है, यहाँ पर आप देखते हैं उत्तरी और पूर्वोत्तर भारत, यहाँ पर जैव विविधता बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब कमी हो रही, चूंकि वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, जल प्रदूषण बढ़ रहा है, इसके कारण से क्या हो रहा है कि भारत में जैव विविधता में कमी आ रही है। भारत के स्तनधारियों की बात की तो 79 प्रजाति हैं, पक्षियों की 44, सरीसृपों की 15 और उभयचरों की 3 प्रजातियां संकटग्रस्त आपको दिखाई पड़ती हैं। स्तनधारी जीवों की संख्या 79 जीव ऐसे हैं जो कि खत्म होने के कगार पर हैं। 44 पंछियां ऐसी हैं जो खत्म होने के कगार पर हैं भारत में। सरीसृपों की बात की यानी कि जो सांपों के टक्कर के होते हैं वो 15 प्रजाति के हैं जो कि खत्म होने की कगार पर हैं, और 3 उभयचर प्राणी हैं जो कि संकट के एक प्रकार से दौर से गुजर रहे हैं। नए शोध के अनुसार लगभग एक प्रकार से 1500 वनस्पतियां ऐसी हैं जो कि एक प्रकार से संकटग्रस्त हो गई हैं। भारत की बात कर रहा हूं, ठीक है। और जैव विविधता का कारण क्या है भाई, जैव विविधता का सबसे बड़ा कारण है जैव विविधता के अपक्षय का। जैव विविधता अपक्षय आपसे पूछे क्या होता है, जैव विविधता अपक्षय, जैव विविधता में अवनयन। अपक्षय माने होता है कमी होना, ठीक है। तो जैव विविधता में जो कमी होती है उसका कई सारे कारण है। पहला तो आवास विनाश। आवास विनाश का मतलब होता है कि लोग रहने के लिए क्या करते हैं, विनाश करते हैं, वनस्पतियों को नष्ट करते हैं, जीव जंतु खत्म हो जाते हैं फिर वहां के रहने के लिए। दूसरा कारण हो सकता है आपका आवास विखंडन। आप देखते हैं आवास विखंडन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक विशाल क्षेत्र का आवास क्षेत्रफल कम हो जाता है, प्रायः 2 या अधिक टुकड़ों में बढ़ जाता है। आवास विखंडन जो है प्रजातियों की विस्तार और स्थापना को सीमित कर देता है, जिससे जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो आवास विखंडन नहीं, जब किसी का बंटवारा होता है किसी चीज़ों का, भूमि का, तो उसके कारण से।
तीसरी बात ये, तीसरा कारण है पर्यावरण प्रदूषण, चौथा कारण है विदेशी मूल की वनस्पतियों का आक्रमण, और आप देखते हैं और तमाम सारे कारण है, अति शोषण हो गया, वन विनाश हो गया, और भी तमाम सारे कारण है, जैसे कि अगर ज़्यादा चराई होगी, अति चराई के कारण से भी आप देखते हैं जैव विविधता होती है, खत्म होती है, बीमारी हो जाती है जंतुओं को, जीव जंतुओं को, उससे मर जाते हैं, बहुत सारे लोग शिकार कर लेते हैं, उससे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, चिड़ियाघर और शोध हेतु प्रजातियों का उपयोग किया था, इसके भी आप देखते हैं जैव विविधता पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। और इसके अलावा तटीय क्षेत्र का नष्ट, जो तट होता है उस पर लोगों एक प्रकार से अब बीच वगैरह बनने लगे हैं, तो उससे भी दिक्कत होती है। तो कई सारी चीज़ें हैं। तो ये हो गए जैव विविधता को लेकर के बातें। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मानव सभ्यता के विकास की धुरी जैव विविधता ही होती है। और आप देखते हैं आवास विनाश, आवास विखंडन, पर्यावरण प्रदूषण, विदेशी मूल की प्रजातियों का आक्रमण, अतिशोषण, वन्य जीवों का शिकार, वन विनाश, इन सभी के खतरे जो हैं बढ़ रहे हैं, और इन्हीं के कारण से जो पारिस्थितिकीय संतुलन है वो बिगड़ रहा है, और जो है पर मानव सभ्यता जो है खतरे में आ चुकी है। मतलब जो जो जैव विविधता संरक्षण है वो भी खतरे में आ रहा है, और एक प्रकार से जैव विविधता संरक्षण की बहुत ज़्यादा अब आवश्यकता बढ़ गई है। जैव विविधता संरक्षण के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछता है। तो जैव विविधता संरक्षण की बात की जाए तो इसको लेकर के संयुक्त राज्य अमेरिका में 1987 ईस्वी में प्रौद्योगिकी मूल्यांकन कार्यालय ने जैव विविधता को परिभाषित किया था। कहा था कि जैव विविधता का तात्पर्य जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नता, विषमता और पारिस्थितिकी जटिलता से होती है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं जैव विविधता को अंग्रेजी में। 1985 में इसका यह शब्द दिया गया बायोडाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का संक्षिप्त रूप है बायोडाइवर्सिटी। 1992 ईस्वी में आपको पता होगा रियो शिखर सम्मेलन हुआ था, और उसी समय यह शब्द जो है खास करके अधिकतर जो है आता है, खूब चर्चा में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न आप देखेंगे, टिहरी बांध परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टिहरी बांध परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को लेकर के आपसे प्रश्न कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध तो आप लोगों ने नाम सुना होगा टिहरी बांध का। ठीक है, टिहरी बांध परियोजना की बात की है तो यहाँ से प्रश्न आपका आता है। टिहरी बांध जो है ये विश्व की एक महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाओं में से एक मानी जाती है, और इन परियोजनाओं से निश्चित रूप से बहुउद्देशीय मतलब तमाम सारे उद्देश्यों की पूर्ति जरूर होती है टिहरी बांध से, और ये बहुउद्देशीय परियोजनाओं का ही एक भाग है। लेकिन इससे क्या होता है कि पर्यावरणीय समस्याएं बहुत सारी उत्पन्न हो जाती हैं। कोई बांध बनता है उससे बहुत सारा पर्यावरणीय खतरा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो टिहरी बांध परियोजना का भौगोलिक विवरण जो है एक प्रकार से समझना पड़ेगा हमको, वही आपको लिखना है। सबसे पहले इसकी स्थिति हेडिंग डाल करके आप कुछ लिखेंगे। स्थिति में क्या लिखेंगे, क्योंकि टिहरी बांध परियोजना जो है सबसे पहली बात आप लिखेंगे कि उत्तरांचल जो इलाका है उत्तराखंड का, उसके टिहरी जनपद पड़ता है, गढ़वाल हिमालय जो नाम से जाना था उसी में जो है बनाई जा रही टिहरी बांध परियोजना। भौगोलिक दृष्टि से अगर देखा जाए टिहरी बांध का जो स्थल है एक प्रकार से वो 32 मिनट मतलब पृथ्वी के जो अक्षांश है उसकी बात की जाए तो ये 32 मिनट 22 सेकंड के आसपास आप देखेंगे। ठीक है, और 54 सेकंड उत्तरी अक्षांश की बात की जाए मतलब उत्तरी अक्षांश में है इतना, और 78 डिग्री 31 मिनट और 3 सेकंड तक पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। टिहरी बांध का जो मुख्य स्थल है वो भागीरथी नदी है और भीलांगना नदी का जो संगम है उसी संगम को गणेश प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। उसी गणेश प्रयाग पर टिहरी बांध परियोजना जो है हो रही है, उसी के समीप है। और इस स्थल पर आपको बता दूं कि नदी तल की जो समुद्र तल से औसत गहराई है वो 603 किलोमीटर की गहराई है नदी की। ठीक है, बांध जलाशय का क्षेत्र जो है डूब क्षेत्र है एक प्रकार से, तीन ओर से 1000 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई वाली पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है बांध। टिहरी बांध स्थल जो है उत्तर काशी से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, देहरादून से 126 किलोमीटर पर स्थित है, मसूरी से 76 किलोमीटर पर स्थित है और ऋषिकेश से 81 किलोमीटर पर स्थित है ये बांध। ठीक है, टिहरी बांध परियोजना का महत्व क्या है, हेडिंग डालेंगे टिहरी बांध परियोजना का महत्व इसी में। ठीक है, क्या लिखेंगे महत्व में, महत्व इसका यह है कि चूंकि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक माना जाता है इसको, ठीक है, टिहरी बांध परियोजना को, और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बिजली का उत्पादन करना, अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाना। ठीक है, और इसके अतिरिक्त पर्यटन का विकास भी है, मछली पालन हो गया, बाढ़ नियंत्रण हो गया, ये तमाम सारे इसके और सारे उद्देश्य हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य इसका है बिजली उत्पादन करना। ठीक है, और अतिरिक्त सिंचाई करना। क्लियर, और इसकी प्रमुख विशेषता क्या है टिहरी बांध की भाई, इसकी विशेषता यह है कि इसकी नींव की जो अधिकतम नीचाई है वो बांध से शिखर की जो ऊंचाई है लगभग 260 मीटर की है। ठीक है, बांध से लेकर के शिखर की जो ऊंचाई है वो कितनी है, वो 260 मीटर की ऊंचाई है। दूसरी विशेषता इसकी यह है कि यह बांध जो है ये क्ले कोर रॉक फिल टाइप का बांध है। ठीक है, यानी एक प्रकार से बांध का प्रकार होता है क्ले कोर रॉक फिल टाइप का ये बांध है टिहरी बांध परियोजना।
तीसरी जो बांध है इसका विशेषता ये है कि जलाशय का जो क्षेत्रफल है इसका लगभग 42 वर्ग किलोमीटर का है। 42 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल को छकाए हुए है बांध, मतलब ये जलाशय, यहाँ पर इतना जल रुकेगा। और चौथी विशेषता इसकी ये है भाई कि जो इसका सामान्य जल स्तर है, सामान्य जल स्तर जो इसका है समुद्र तल से 830 मीटर ऊंचा है। ये भी सबसे महत्वपूर्ण बात है। पांचवी महत्वपूर्ण बात है कि अधिकतम जलाशय स्तर जो समुद्र तल से इसका 835 मीटर है। ठीक है, 835 मीटर अधिकतम जलाशय स्तर है। सामान्य जलाशय स्तर इसका 830 मीटर है। ठीक है, और खास करके जलाशय जो इसका 42 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है उसमें भागीरथी नदी में 44 किलोमीटर लंबा है और भिलांगना नदी में 25 किलोमीटर लंबा ये एक प्रकार जलाशय होगा। क्लियर। तो टेहरी बांध की कुछ विशेषताएं थी, मैंने आपको बताई। इससे सिंचाई की व्यवस्था जो बात की है, सिंचाई की व्यवस्था जो इससे होगी वो लगभग 2.7 लाख हेक्टेयर जो भूमि होगी वो सिंचित हो सकेगी इस बांध से। इसके अलावा विद्युत उत्पादन की बात की जाए तो इससे लगभग जो है वार्षिक विद्युत उत्पादन जो होगा वो लगभग 3453 जो है मिलियन यूनिट, 3453 मिलियन यूनिट जो है बिजली उत्पन्न की जाएगी एक साल में। ठीक है, इसके अलावा अगर इसकी बात की जाए तो ये भूतल विद्युत गृह है। ठीक है, 4 टरबाइन जिसमें प्रत्येक विद्युत की जो उत्पादन क्षमता है वो 500 मेगावाट की है। प्रथम और द्वितीय दोनों चरणों में कुल विद्युत उत्पादन जो होगा वो 2000 मेगावाट है। टेहरी बांध परियोजना में 400 मेगावाट विद्युत उत्पादन अर्थात कुल मिलाकर के 2400 मेगावाट विद्युत उत्पादन है और एक साल में 3453 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य है इसका। ठीक है, ये टेहरी बांध परियोजना के बारे में कुछ बातें थी जो मैंने आपको बता दी। चौथा प्रश्न आप देखेंगे, चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका है कि भारत में निर्वनीकरण के कारणों की विवेचना कीजिए। निर्वनीकरण का मतलब क्या होता है? निर्वनीकरण, वनीकरण माने होता है कि वनों की कटाई करना, उसी को निर्वनीकरण कहते हैं, या वन विनाश जिसको आप कहते हैं, वन विनाश, वन की कटाई करना। तो वन विनाश के कई सारे कारण हैं। वन विनाश जो है मानव की विकास यात्रा का परिणाम है। लगातार मानव विकसित हो रहा है और वनों की कटाई कर रहा है, बड़े बड़े उद्योगों को स्थापित कर रहा है। आप देखते हैं लगातार प्राकृतिक जो है कारण नहीं होता है, वन को नष्ट करने का मानवीय कारण भी बहुत ज़्यादा इस समय बढ़ रहा है और इसके कारण से हानिकारक प्रभाव भी पड़ेगा। वन विनाश के कई सारे कारण हैं। क्यों लोग वन को काटते हैं? पहला कारण तो यही है कि वन भूमि का कृषि भूमि में परिवर्तन। आप देखते हैं वनों की कटाई करके लोग उसको साफ सुथरा बनाते हैं और कृषि करने के योग्य बनाते हैं, तो ये इसके कारण से वन की कटाई होती है। दूसरा कारण ये है कि स्थानांतरी या झूमिंग कृषि, झूमिंग कृषि जो है दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया की पहाड़ी जो क्षेत्रों में जो एक प्रकार से जो वन है उनको कटाई करके लोग करते हैं, वहाँ की जो निवासी होते हैं यानी कि जो जनजातियाँ होती हैं, वो जनजाति जो होती है वो झूमिंग कृषि करती है। झूमिंग कृषि को काटो और जलाओ कृषि भी कहते हैं। ठीक है, स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं इसको। अलग अलग स्थानों पर इसको अलग अलग नामों से भी जाना था झूमिंग कृषि को। क्यों? क्योंकि झूमिंग कृषि जो है इसका मतलब ये पहले क्या करते हैं, जंगल को जला देते हैं। ठीक है, मतलब कि सबसे पहले पेड़ों की कटाई करते हैं, पेड़ों को काट करके फिर जंगल को जला देते हैं, पूरा जो भी बचता है झाड़ी बाड़ी उसको जला देते हैं। उसके बाद में फिर वो भूमि मतलब उस पर खेती करते हैं और जब भूमि एक प्रकार से भूमि की उर्वरक क्षमता खत्म हो जाती है तो उस भूमि को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर जाते हैं जंगल में ही, और वहाँ पर भी ऐसे पेड़ों की कटाई करके फिर खेती करते। तो इस प्रकार से जनजाति लोग ऐसी खेती करते खास करके, ये कारण हो गया। तीसरा कारण क्या है भाई? तीसरा कारण है आपका वनों का चारागाहों में परिवर्तन। आप देखते हैं लगातार चारागाहों में परिवर्तन, पशुओं के चरने के लिए चारागाह बनाए जा रहे हैं और एक प्रकार से अफ्रीका हो, अमेरिका हो, ठीक है, यहाँ पर खास करके ऐसी चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही। तो चारागाहों के परिवर्तन वनों का हो रहा है, तो इसके कारण से भी वनों की कटाई हो रही है, निर्वनीकरण हो रहा है। चौथा कारण ये है वनों मतलब वनीकरण, निर्वनीकरण का अतिचारण, यानी पशुओं के लगातार चारण से भी ये चीज़ें होती हैं। आपको बता दूं कि जब झुंडों के झुंड भेड़ जो होते हैं बड़े बड़े झुंडों में, या जो है बकरियां या फिर गाय भैंस जो होती हैं, वो लोग जब चीज़ों को खाती हैं तो उससे एक प्रकार से बहुत सारा जो है क्या होता है, खात्मा होता है। तो अति पशुचारण से भी एक प्रकार से वनों की मतलब कि खात्मा होता है। पांचवा कारण आप लिख सकते हो निर्माण कार्यों के लिए वनों का विनाश करता है, मतलब किया जाता है। छठवां लिख सकते हो आप कारण कि वनों में लगने वाली जो आग होती है, लगातार जब हवाएं चलती हैं तीव्र गति से तो जो है लकड़ियां आपस में रगड़ती हैं, जिसके कारण से अग्नि उत्पन्न होती है और आग लग जाती है। तो ये भी एक प्रकार से वन उन्मूलन का या फिर एक प्रकार से निर्वनीकरण का कारण है। सातवां कारण आप लिख सकते हैं लकड़ी ईंधन एवं अन्य उपयोग के लिए वनों का विनाश लोग करते हैं, लकड़ियों के लिए, ठीक है, ईंधन के लिए। आठवां कारण आपका क्या है भाई? आठवां कारण आप लिख सकते हो खनिज जो संपदा होती है उसकी खुदाई के लिए। पता चला कि भाई यहाँ पर खनिज ज़्यादा है तो वनों की कटाई करके उसमें खुदाई होने लगती है, तो इससे वन विनाश होता है। नौवां कारण हो सकता है आपका
बहुउद्देशीय नदी घाटी जो परियोजनाएं होती हैं, बाढ़ वगैरह के लिए भी आप देखते हैं वनों की कटाई हो सकती है। ठीक है। 10वां कारण आपका क्या लिख सकते हो, जीविकीय कारकों द्वारा भी वनों का कारण होता है। बहुत सारे जैविकीय कारण भी होते हैं जिसके कारण से वनों का एक प्रकार से कटाई होती है, तो यही सब निर्वनीकरण के कारण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 5वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। 5वां कारण आपका क्या है भाई, 5वां कारण देखने का प्रयास करेंगे। सॉरी, 5वां प्रश्न आपका है मृदा अपरदन को रोकने को बताइए, मतलब मृदा अपरदन के को रोकने के उपायों को बताइए। बढ़िया प्रश्न है आपका। मृदा माने होता है माटी, मिट्टी, अपरदन माने होता है कटना, तो मिट्टी का कट करके बहना। अब मिट्टी दो तरीके से कट करके बहती है, एक तो भाई वायु के द्वारा और एक जल के द्वारा। ठीक है, एक वायु के द्वारा और एक जल के द्वारा। ठीक है, तो एक प्रकार से यही होता है मृदा अपरदन। और जब मिट्टी कट करके बह जाती तो ये मिट्टी जो होती है, उर्वरक जो होती है मिट्टी, उसकी जो ऊंचाई होती है, उसी की ऊंचाई की एक परत जो होती कट करके बह जाती है, तो इसके कारण से मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता होती है वो भी क्षीण हो जाती है, यानी वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन को प्रमुखता प्रभावी वनस्पति आवरण को बनाए रख करके समोच्च रेखीय जुताई, इसके अलावा सस्यावर्तन या फसलों के हेर फेर से, खेतों के वेदिकाकरण से, इसके अलावा कंपोस्टिंग आवरण, मतलब कंपोस्टिंग आवरण फसलों को उगा करके वृक्षों और वायु मतलब कि बाढ़ से जो है एक प्रकार से रोक सकते हैं। आप देखते हैं मृदा अपरदन को रोकने के कई सारे उपाय हो सकते हैं। या तो आप क्या करो भाई, लगातार फसलों को चेंज करके वो, ठीक है, इससे भी मृदा अपरदन रुक सकता है। इसके अलावा जो है अवनालिका अगर आप बनाएंगे, यानी कि मेड़बंदी कर देंगे, तो भी आपका रुकेगा। आप जो है ऐसे वृक्षों को लगा दें जो कि एक प्रकार से जो है झाड़ी युक्त वृक्ष हों। ठीक है, या एक प्रकार से आप क्या कर सकते हो, आप रेखीय जुताई कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, अवनालिकाओं पर बांध बना करके उसमें आप एक प्रकार से झाड़ और जंगल को आप उगा सकते हैं, इसके कारण से भी हो सकता है। इसके अलावा नदी तटों पर आप बंध लगा दीजिए, पशु चारण को नियंत्रित कर दीजिए, अस्थायी किसी कृषि को नियंत्रित एक प्रकार से कर सकते हैं। तो इसके कारण से आप देखते हैं कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। जितने ज़्यादा पेड़ पौधे लगे रहेंगे उतने ज़्यादा मृदा अपरदन कम होगा। ठीक है, मृदा अपरदन को रोकने के लिए कई सारी विधियां भी अपनाई जा सकती हैं। जैसे पहली विधि अगर आप क्या लिखेंगे, पहली विधि आप लिख सकते हैं वनस्पति का आवरण एवं संरक्षी वनारोपण, यानी जो है धरातल पर वनस्पति का आवरण जो है मृदा अपरदन को नियंत्रित करता है, और खास करके जल को नियंत्रित करने के लिए, वायु को अवरोधित करने के लिए संरक्षी वनारोपण आवश्यक होता है। आप जितने ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उतने ज़्यादा मृदा अपरदन कम होगा। ठीक है, वनों की कटाई के कारण से आप देखते हैं मृदा अपरदन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। दूसरा का जो है आप क्या कर सकते हो, समोच्च रेखीय जुताई आप कर सकते हो, यानी ढालदार भूमि पर समोच्च रेखाओं में आप जुताई करेंगे, यानी जिससे ढाल की प्रवणता जो है वो थोड़ा सा रुके, कम हो, ताकि जो है मिट्टी तीव्र गति से ना बह पाए। जब भी बारिश होती है तो इसके कारण से क्या होता है, मिट्टी जब ढालू होता है या पहाड़ियों पर एक खेत होते तो उनसे मिट्टियाँ कट करके बह जाती है, फिर उर्वरक क्षमता खत्म हो जाती है उसकी। तीसरा विधि ये हो सकती है वेदिकाकरण आप कर दें। वेदिकाकरण मतलब क्या होता है, जो पहाड़ ढालों पर कृषि करते हैं उसमें सीढ़ीदार खेतों का एक प्रकार से बांट दें, यानी कि मेढ़ी बना मेड़बंदी करवा दें। ठीक है, इससे वर्षा का जो जल होगा वो रुक रुक करके बहेगा, इसके कारण से मिट्टी जो होगी वो कम कट करके बहेगी। चौथा उपयोग ये कर सकते हो आप इसको, तमाम प्रकार की आवरण फसलें बोए। आवरण फसलें माने होता है कि जो है एक प्रकार से ढकने वाली, जैसे परती भूमि में ऐसी आवरण फसलें बोनी चाहिए आपको जो कि मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होती हैं। मृदा को जैव खाद हो गया, हरी खाद, जैसे कि आप गुच्छेदार जो है जड़ों वाली जो फसलें होती हैं उनको बोएं, जैसे सनई हो गया। ठीक है, और मकरा, तमाम प्रकार की जो चीज़ें होती हैं उनको आप बोया जाता है। हरी जो खाद होती है उसको बोएं, इससे रुकता है। ठीक है, इसके अलावा स्थानांतरित कृषि पर आपको प्रतिबंध लगाना चाहिए, ये भी एक प्रकार से मृदा अपरदन को बढ़ावा देता है। ठीक है, क्योंकि वन की कटाई करते हैं तो उससे मृदा अपरदन होता है। छठवां कारण आप लिख सकते हो भाई, पशुचारण पर नियंत्रण किया जाए। छठवां आपका जो है उपयोग कर सकते हो, अवनालिकाओं पर बांध बनाया जाए। आठवां कारण हो सकता है, मतलब आठवां आपका जो है एक प्रकार से वो विधि हो सकती है, कौन सा जो है आठवीं विधि, अवनालिकाओं में वनस्पति रोपण किया जाए। नौवां उपाय है आपका बाढ़ क्षेत्रों पर का संरक्षण किया जाए, जिससे मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। और इसके अलावा जो है पंख एवं परस्तर प्रवाह को रोकने के लिए विभिन्न उपाय किया जाए। इसके अलावा फसलों को हेर फेर किया, जिसको आप सस्यावर्तन कहते हैं। सस्यावर्तन माने होता है फसलों का हेर फेर किया जाए। ठीक है, उर्वरकों का और खादों का प्रयोग किया जाए। जैव पदार्थों और जल की मतलब की जो अनुकूलतम साहचर्य है उसको बनाया जाए। मृदा की प्रदूषण से रक्षा की जाए। ये तमाम प्रकार के कारण जिसके कारण से मतलब कि जिसके उपयोग से या फिर जिनके मतलब की चीज़ों, इन चीज़ों को करने से हम क्या कर सकते हैं, मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। छठवां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एनडीएमपी 2016 पर एक लेख लिखिए। एनडीएमपी क्या है भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे।
एनडीएमपी क्या है फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। क्या होता है भाई एनडीएमपी? ठीक है, बताइए भाई, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। एनडीएमपी एक प्रकार से 2016 में एक प्रकार से आया था, और ये जो है आपका आपदा प्रबंधन को लेकर के है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोडक्ट, मतलब कि एक प्रकार से योजना को क्या बोलते हैं आप अंग्रेजी में? प्लान। ठीक है, तो जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, जिसको 2016 में आया था, ये भारतीय प्रधानमंत्री ने ये इसको लॉन्च किया है। ठीक है, और देश में सबसे पहली बार राष्ट्रीय योजना के रूप में विमोचन होता है इसका। कब? 2016 में। ठीक है, इसकी प्रमुख विशेषता ये है एनडीएमपी की कि जो है एनडीएमपी जो है सेंडाई रूपरेखा में उल्लिखित दृष्टिकोण को काफ़ी हद तक शामिल इसमें है। इस योजना में खास करके आपदा प्रबंधन के सभी चरणों को शामिल किया गया है। यानी कि कोई अगर मान लेते हैं आपदा आती तो उसकी रोकथाम के लिए, उसकी न्यूनीकरण के लिए, यानी उस आपदा को कम करने के लिए, उसकी अनुक्रिया के लिए, उसके पुनरुत्थान के लिए, ताकि दोबारा ऐसे आपदा आए तो उसके लिए बचाव के लिए सरकार के को सभी अभिकरणों और विभागों के बीच समानांतर और लंबवत समाकलन की व्यवस्था करती है यह योजना जो है, इसका उद्देश्य भारत को आपदा स्थिति संस्थापक बनाना है। इनकी संरचना सभी प्रकार के आपदाओं के प्रत्युत्तर की तैयारी में आप देखते हैं वृद्धि करती है। इसके अलावा आप देखते हैं इन सभी आपदाओं के बारे में, तमाम प्रकार की जो आपदाएं उनमें जो आपदाएं आती हैं उनकी जोखिम से रक्षा करने के लिए ये संस्था जो हमेशा तैयार रहती है। ठीक है, और इस योजना में आपदा प्रबंधन की वैश्विक प्रवृत्तियों को भी ध्यान में रखा गया है एनडीएमपी में। ठीक है, या सेंडाई रूपरेखा या फ्रेमवर्क 2015 से लेकर के 2030 में उल्लेखित आपदा जोखिम के कमी के प्रति दृष्टिकोण को शामिल करता है, और संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन एक समझौता है जिस पर भारत ने भी हस्ताक्षर किया है। ठीक है, समझौता आप देखते हैं कई सारा समझौता है, और इसमें एनडीएमपी में आपको इसमें टिप्पणी लिखना है, एक लेख लिखना है, तो इसमें आप ये भी लिख सकते हैं हस्ताक्षर में क्या किया गया। पहली बात तो ये कि योजना में पंचायत तथा शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर सरकार के सभी स्तरों को भूमिका तथा उत्तरदायित्व आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा क्योंकि योजना क्षेत्रीय दृष्टिकोण का अनुसरण करती है, इसीलिए यह न केवल आपदा प्रबंधन बल्कि विकासात्मक योजना के लिए भी लाभदायक है। तीसरी बात इसकी ये है महत्वपूर्ण कि यह प्रमुख क्रियाकलापों जैसे पूर्ववर्ती चेतावनी देगी, आपको सूचना प्रसारण के बारे से आपको अवगत करवाएगी, स्वास्थ्य देखभाल करेगी, ईंधन यातायात हो गया, खोज हो गई, कोई बचाव हो गया, निकासी मतलब कि कोई आपदा आनी तो उसकी खोज पहले से कर लेगी, उसका बचाव कैसे किया जाएगा उसके बारे में बताएगी, और आपको निकासी के लिए वहाँ से कैसे अलग जाना है उसके लिए व्यवस्था करेगी। तो आपदा का प्रत्युत्तर देने के लिए भी एक प्रकार से चीज़ों की व्यवस्था कर ली गई है। चौथी विशेषता इसकी यह है कि योजना आपदाओं का सामना करने के लिए समुदायों को तैयार करने पर बल देती है यह, और इसीलिए यह सूचना, शिक्षा और संचार के लिए क्रियाकलापों पर भी जोर देती है। तो कुल मिलाकर के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना जो है ये सेंडाई फ्रेमवर्क की वरीयता जिन विषयों पर ही आधारित है उनका नाम है। जैसे आपदा जोखिम को सबसे पहले आपदा जोखिम को मतलब आपसे पूछा था कि भाई आपदा जोखिम आती तो कैसे उसको समझा। सबसे पहले एक संस्था क्या करेगी, कोई आपदा आनी है तो आपदा जोखिम को समझेगी, भाई ये आपदा कितनी जोखिमदार है। दूसरी बात, आपदा जोखिम को शासन को सुधारना नहीं, उसको सुधारने के लिए बोला जाएगा। इसके अलावा आपदा जोखिम की एवं आपदा तैयारी में निवेश करने के लिए सरकार को बोलेगी। संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक दोनों तरीके से आप देखते हैं ये व्यवस्था करेगी। पूर्व चेतावनी देगी, एक आपदा के घटित होने के पश्चात अच्छा निर्माण करने के लिए व्यवस्थित होगी। तो एक प्रकार से ये है आपका एनडीएमपी 2016। 7वां नंबर आप प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। आपदा का अर्थ क्या है और आपदा का प्रकार बताओ। आपदा क्या होती है और आपदा का प्रकार। आपदा की बात की है तो आपदाएं जो होती हैं वो जो है हमेशा आती रहती है हमारे चौतरफा। आप देखते हैं प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, चक्रवात, ज्वालामुखी, ये सब हो गई, और तमाम सारे सुनामी हो गए, बाढ़, भूस्खलन, सूखा, ये सब है। वैसे ही मानव जनित आपदाएं भी बहुत सारी हैं। जैसे मुख्य जो है कोई घटनाएं हो जाती हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, मानव हताहत या आर्थिक और सामाजिक हानि हो गई, कोई पर्यावरण की क्षति हो गई। ठीक है, कई सारे कारण होते हैं इन सभी जो है आपदाओं के आने के। तो यही चीज़ें होती है। आपदा का क्या अर्थ होता है भाई। आपदा मतलब होता है, आपदा जो शब्द है ये इसका मूल जो भाषा का शब्द है, डिजास्टर जो शब्द है इसका मतलब होता है आपदा। डिजास्टर शब्द जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है, डिसआस्टर से बना हुआ है डिजास्टर शब्द। ठीक है, और ये फ्रेंच शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर के बना डिसास्टर शब्द। पहला शब्द है आपका डिस। पहला शब्द क्या है, डिस। डिस माने होता है बुरा, डिस माने होता है बुरा या बैड। और दूसरा शब्द है आपका अस्तर।
स्तर माने क्या होता है, स्टार, ठीक है। यानी प्राचीन समय में आपदाओं का कारण प्रतिकूल ग्रहों को माना जाता था। यानी जो है अगर आपका आपदा कोई आती है तो कोई मतलब जो है ग्रह कोई नाराज है, इसी कारण से आपदा आती है। और आज के समय में आप देखते हैं, आज के समय में आपदा का सामान्यतः प्रयोग प्राकृतिक और मानव निर्मित और उन विषम घटनाओं के संबंध में किया जाता है जो कि किसी क्षेत्र के में अत्यधिक कष्ट पैदा करती हैं, जिनका क्षेत्रीय संसाधनों के द्वारा निस्तारण करना कठिन होता है, उनको आपदा कहा जाता है, ठीक है। तो आपदा को मिलाकर के यही होती है। आपदा दो शब्दों से मतलब डिजास्टर जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, ठीक है। पहला है आपका डिस और दूसरा शब्द क्या है, आस्टर, ठीक है। डिस का मतलब होता है बुरा और अस्तर माने होता है ग्रह या स्टार, ठीक है। स्टार माने क्या हो गया आपका ग्रह कोई, यानी ग्रहों के अनुकूल मतलब कि प्रतिकूल होने से जो आपदाएं होती है वो आती हैं, ऐसा मानते थे लोग, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपदा प्रबंधन के बारे में बताया भी गया। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में आया था, उसमें परिभाषा दी गई आपदा प्रबंधन की। आपदा के बारे में बताया गया कि आपदा का अर्थ होता है किसी क्षेत्र में मानव निर्मित या प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न हुई तबाही, दुर्घटना या लापरवाही से होता है। ये कारण मानव जीवन की हानि से संबंधित नुकसान, पर्यावरण और प्राकृतिक नुकसान को जन्म देते हैं। जिन क्षेत्र में मानव निर्मित या प्राकृतिक दुर्घटनाएं ऐसी प्रवृत्ति या विशाल होती है, वहाँ के संसाधनों के द्वारा उन्हें रोकने की क्षमता सीमित होती है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समाज तथा रेड जो है क्रिसेंट में आपदा की ओर भी एक प्रकार से उन्होंने परिभाषा दी है। तो एक प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी। कुल मिलाकर के आपदाएं सामाजिक कार्य प्रणाली पर एक गंभीर अवरोध उत्पन्न करती हैं, जिससे मानवीय, जैविक और पर्यावरणीय क्षति होती है, जो आगे चल करके लोगों की संसाधनों की योग्यता को भी प्रभावित करती है। आपदाएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो मानव निर्मित और एक प्राकृतिक आपदाएं, ठीक है, मैंने आपको बताया था। और उच्च स्तरीय कमेटी रिपोर्ट 2001 के अनुसार आपदाओं को दो वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। आपदाओं के वर्गीकरण पहला बांटा गया जल और जलवायु संबंधित आपदाएं, पहला है, ठीक है। और दूसरा आपका ऐसे जल और जलवायु संबंधित आपदाएं कौन सी, बाढ़ हो गया यानी फ्लूड्स, चक्रवात यानी साइक्लोन्स, दूसरा है बवंडर या तूफान, तीसरा है ओला वृष्टि, चौथा बादल का फटना, पांचवा ऊष्मा लहर या शीत लहर, छठवां सूखा, हिमस्खलन, समुद्री कटाव, गर्जन या आकाशीय बिजली, सुनामी। ये सब आपका जल और जलवायु से संबंधित आप प्राकृतिक आपदाएं हैं। दूसरी जो आपदाएं होती हैं वो कौन सी हैं आपकी, भौगोलिक संबंधी आपदाएं। भौगोलिक यानी भूस्खलन या कीचड़ धंसना हो गया, भूकंप हो गया, बांध का फटना या टूटना हो गया, ये सब भौगोलिक संबंधी आपदाएं हैं, ठीक है। तीसरी आपदाएं कौन सी होती है, रासायनिक आपदाएं होती हैं या परमाणिक आपदाएं। रासायनिक या औद्योगिक आपदाएं हैं, यानी कि जो है केमिकल या इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स, ठीक है। या परमाणु जो है परमाणु बम वाला जो आपदा होती है, न्यूक्लियर डिजास्टर, ठीक है। चौथा जो आपदा होता है कौन सा आप लिख सकते हो, दुर्घटना संबंधी आपदा, जैसे कि जो है आपका फॉरेस्ट फायर्स हो गया, यानी कि जिसको आप दावा नल कहते हैं, शहरी आग हो गई, अर्बन फायर्स, खदान में आग लग जाए, तेल रिसाव हो जाए, बड़ी इमारतें ढह जाएं, क्रमवार बम विस्फोट हो। और इसके अलावा पर्व संबंधित आपदाएं बहुत सारे हैं, विद्युत संबंधी आपदाएं हैं, इसके अलावा नाव पलट जाए, ये भी आपदा है आपका, नौका डूबना, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में आग लगना, ये सब दुर्घटना संबंधी आपदाएं हैं। और पांचवी आपदाएं जो है वो पांचवी आपदा कौन सी, जैविक आपदा। जैविक आपदा में जैसे जैविक खतरे हो गए, बायोलॉजिकल जो है हजार्ड्स, इसके अलावा महामारी आ गई, कीटों का हमला हो गया, मवेशी महामारी हो गई, विषाक्त भोजन करने से जो है आपदा आ गई, तो ये सब हो गई। तो ये सब उच्च स्तरीय कमेटी जो 2001 में बैठी थी, वो 2001 वाली कमेटी के अनुसार आपदाओं को इन जो है कारणों में बांटा गया। वैसे तो दो मुख्य वर्ग हैं, एक मानव निर्मित और एक प्राकृतिक आपदा, लेकिन इन 5 भागों में भी बांटा गया आपदाओं का। अल्पकालीन जो है एक प्रकार से आपदाएं जो है उनके बारे में बांटने का प्रयास किया गया, तो जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 8वां क्वेश्चन आप देखने का प्रयास है, जलवायु परिवर्तन को लेकर के यहाँ पर प्रश्न पूछा गया आपसे। प्रश्न क्या है, जलवायु परिवर्तन व राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय कार्य योजना पर टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, बढ़िया प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न क्या है आपका, जलवायु परिवर्तन और राष्ट्रीय मिशन को लेकर के। जलवायु परिवर्तन या राष्ट्रीय मिशन को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, NAP, ठीक है, NAPCC इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। और ये जो है जलवायु, इसका फुल फॉर्म क्या है भाई, पूरा का पूरा NAPCC का फुल फॉर्म है जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना। इसको औपचारिक रूप से 30 जून 2008 को लागू किया गया था, ठीक है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय जो मिशन है 2008 को लागू किया गया था। और यह उस संसाधनों की पहचान करता है जो विकास के लक्ष्य को प्रोत्साहित करते हैं, साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन पर विमर्श के लाभों को प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत करते हैं, ठीक है।
राष्ट्रीय कार्य योजना के कोर के रूप में 8 राष्ट्रीय मिशन जो है लक्षित किए गए थे। वे जलवायु परिवर्तन, अनुकूलन और न्यूनीकरण, ऊर्जा दक्षता, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण को की समझ को बढ़ावा देने में केंद्रित करते हैं। तो 8 लक्ष्य कौन कौन से रखे गए थे, एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जाता है इसको लेकर के। तो 8 लक्ष्य कौन कौन से, उसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला लक्ष्य क्या है, राष्ट्रीय सौर मिशन। दूसरा लक्ष्य क्या है था आपका, दूसरा लक्ष्य है विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन। तीसरा लक्ष्य क्या था भाई, तीसरा लक्ष्य था आपका सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय मिशन। चौथा था राष्ट्रीय जल मिशन। पांचवा आपका था सुस्थिर हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन। छठवां था आपका हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन। सातवां जो मिशन था वो था सुस्थिर कृषि के लिए, ठीक है। और जो आठवां आपका मिशन था वो जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक जो ज्ञान है उस पर, उसको लेकर के मिशन था। तो ये आपके 8 मिशन थे जो कि जलवायु परिवर्तन और राष्ट्रीय मिशन जो है राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत जो 2008 के अंतर्गत लागू किया उसके तहत बताया गया था। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय सौर मिशन के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो वो भी ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय सौर मिशन की बात की तो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय सौर मिशन को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। और राष्ट्रीय सौर मिशन का उद्देश्य है देश में कुल ऊर्जा उत्पादन में सौर ऊर्जा के अंश के साथ अन्य नवीनीकरणीय संसाधन है उनकी संभावना को बढ़ाना। नवीनीकरण जो संसाधन है उनकी अगर बात की तो ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति हम कर सकते हैं, या फिर ऐसे संसाधन जिनके खात्मा नहीं हो सकता, जो खत्म नहीं हो सकते हैं, ठीक है, जिनका दोहन हम चाहे जितना करें वो खत्म नहीं हो सकते। तो उन 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 संसाधनों की दोहन को एक प्रकार से आगे बढ़ाना, ठीक है। तो यह मिशन शोध और विकास कार्यक्रम को आरंभ करने की मांग करता है जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ लेकर के अधिक लागत प्रभावी, सुस्थिर और सुविधाजनक और सौर तंत्रों की संभावना की तलाश करता है, ठीक है। ये हो गया। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना ने लगभग वर्ष 2017 तक एकीकृत साधनों से 1000 मेगावाट वर्ष फोटो वोल्टेइक उत्पादन का लक्ष्य रखा है। साथ ही 1000 मेगावाट की संकेंद्रित सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता प्राप्त करने का भी लक्ष्य 2017 तक रखा गया था, जो कि संपूर्ण भी हुआ था। तो आप देखेंगे लगातार ये सारी चीज़ें हो रही। तो ये राष्ट्रीय कार्य योजना थी 2008 में जो आई थी, ठीक है। आगे देखेंगे, ये सारे प्रश्न तो आपके हो ही गए हैं। मैंने आपको बता दिया केवल 2 प्रश्न के उत्तर करने, खंड 7 से 5 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को लिखना था। तो ये 4 प्रश्न में से केवल 2 प्रश्न करने हैं। आप इन प्रश्नों को रट लीजिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण। वायु प्रदूषण के कारण और परिणाम ध्यान रख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, बहुत सरल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे जो है पर्यावरण अवनयन से आप क्या समझते हैं, पर्यावरण में कमी आना, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न पर्यावरण के भारतीय परंपरागत ज्ञान का वर्णन कीजिए, जिसको पढ़ लीजिएगा। और अगला प्रश्न आपका प्राकृतिक आपदा तथा आपदा प्रबंधन से आपका क्या समझते हैं, बाढ़ आपदा की प्रबंधन की विवेचना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो इसको एकदम से रट लीजिएगा, ठीक है। भूकंप से एक प्रश्न आ सकता है, तो भूकंप के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। तो एक प्रकार से तमाम सारे प्रश्न मैंने आपको बता दिए, आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी प्राचीन इतिहास का भी क्वेश्चन पेपर मैंने लिखित वाला डाल दिया, इसको भी देख लीजिएगा। BA 3rd सेमेस्टर का है। उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास 647 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक के समय काल के बारे में इसमें चर्चा हुई है, तो इसको देख लीजिएगा। बाकी सोशियोलॉजी का, जियोग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, हिंदी का, सभी का मॉडल पेपर आपके चैनल पर पड़ा हुआ है। एक एक मॉडल पेपर मैं इसी मतलब कि इस तरीके से आपको देने का प्रयास करूंगा। इस प्रकार का मॉडल पेपर जो हर एक पेज पर आपका छपा हुआ होगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार का मॉडल पेपर आपका आएगा जो कि नवीनतम मॉडल पेपर है आपका, इसको देखिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, ऑल ऑफ यू, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और इंग्लिश का, संस्कृत का, हिंदी का, सभी का जो क्वेश्चन पेपर हो रहे हैं उसको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, तो क्वेश्चन पेपर भी देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जितने वीडियो आपके पड़े हुए सारे वीडियोस को देख लीजिएगा। तो ये प्रश्न आपकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए फिर, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड नाइट, ऑल ऑफ यू।